तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल EBI में। आज के व्याख्यान में हम यह सीखेंगे कि हार्वर्ड संरचना को फिशर संरचना में कैसे परिवर्तित किया जाता है, और इसके बाद में हम जो आपके व्युत्पन्न शर्कराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम हार्वर्ड संरचना में परिवर्तित करने की बात आती है तो इसके कुछ नियम हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में उदाहरण सहित आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे जो फिशर संरचना है उसको हार्वर्ड संरचना में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो आपके एल्डोज शर्कराएं होती है, और ख़ास करके एल्डोहेक्सोज जो शर्कराएं होती है वो पायरन वलय में पाई जाती है, जबकि कीटोहेक्सोज है वो फ्यूरेन वलय के रूप में पाई जाती है। अब पहला नियम यह है कि जो कार्बन परमाणु है, यदि 6 कार्बन परमाणु है किसी मोनोसेकेराइड में तो हमें 5 तक गिनना है, और उन्हें जो क्लॉकवाइज है अर्थात जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में व्यवस्थित करना है। और उसके बाद में उनको व्यवस्थित करने के बाद में जो हाइड्रोक्सिल समूह है उनको व्यवस्थित करना है। अब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन समूह को कैसे व्यवस्थित किया जाए, प्रश्न यह उठता है। तो जो आपके फिशर संरचना है उसमें 2 समूह हैं, यानी कि यदि हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर विन्यासित है तो हम उसे हार्वर्ड संरचना नीचे की ओर लिखते हैं, जिसका तात्पर्य ये होता है कि वह तल से नीचे की ओर है। और यदि है फिशर संरचना में बाईं ओर होती है तो हम यह देखते हैं कि उसे अपन हार्वर्ड संरचना में ऊपर की ओर विन्यासित करते हैं, यानी कि वह तल से ऊपर की ओर विन्यासित होती है। और उसके बाद यदि अल्फा एनोमर होगा या बीटा एनोमर होगा, इसका पता लगाने के लिए हम यह देखते हैं कि जो अल्फा एनोमर है उसमें जो अंतिम कार्बन होता है, जो CH2OH समूह होता है, वो जो पहला कार्बन होता है उससे विपरीत होता है, अर्थात पहले कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह है और अंतिम कार्बन का विन्यास यदि विपरीत होता है तो उसे अपन अल्फा एनोमर कहते हैं। और यदि यह विन्यास समान होगा तो हम उसे बीटा एनोमर कहेंगे। तो इससे अपन अल्फा और बीटा एनोमर की पहचान कर सकते हैं। अब हम यदि फिशर से हार्वर्ड की ओर यदि रूपांतरण समझें तो ये आपकी एक रिंग स्ट्रक्चर है, हमने इसको हार्वर्ड संरचना में परिवर्तित करना है। हालांकि ये एल्डिहाइडिक समूह होता है, लेकिन पिछली कक्षा में हमने समझा था कि वलय संरचना को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5वां कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है और पहला कार्बन की एक संयोजकता इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इस प्रकार की संरचना बनती है। अब हमने कहा पहले अपन क्या करते हैं, जो कार्बन परमाणु है, यदि 6 कार्बन परमाणु है मोनोसेकेराइड में तो 5 कार्बन परमाणु को क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, यानी घड़ी की दिशा में। तो देखिए यहाँ पर ये रहा पहला कार्बन परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और इसके ऊपर जो अंतिम कार्बन परमाणु वाला समूह है अर्थात CH2OH उसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि जो फिशर में दाएं हाथ की ओर होगा उसको अपन क्या करेंगे, नीचे की ओर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला एनोमरिक कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो दाईं ओर है, अर्थात हम इसको नीचे की ओर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसको नीचे की ओर लिख दिया। उसके बाद में यदि हम दूसरा कार्बन परमाणु देखते हैं तो उसका भी हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर है और हाइड्रोजन बाईं ओर है, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह नीचे की ओर रहेगा जबकि हाइड्रोजन समूह ऊपर की ओर विन्यासित रहेगा। तो हमने जो दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है उसको नीचे की ओर लिख दिया और जो हाइड्रोजन है उसको ऊपर की ओर लिख दिया। ऐसे ही हम देखते हैं ग्लूकोज के अंदर कि तीसरा जो कार्बन परमाणु है उस पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो बाईं ओर व्यवस्थित है, अर्थात हमने तीसरे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसको ऊपर की ओर लिखा है और हाइड्रोजन को नीचे की ओर लिखा है। ऐसे ही चौथे कार्बन परमाणु में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है फिशर संरचना में वो दाईं ओर है, इसलिए हमने इसे नीचे की ओर लिखा है। जो 5वां कार्बन परमाणु है उस पर अपन देखते हैं CH2OH समूह जुड़ा है तो उस पर CH2OH समूह जोड़ देते हैं और एक जो इसकी संयोजकता है वो हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि यह अल्फा रूप है
क्योंकि है अल्फा रूप है, हमें कैसे पता चला? तो देखिए ये जो छठा कार्बन है यानी कि CH2S वाला जो कार्बन है ये अंतिम कार्बन है, और जो इसका पहला कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह है उनका विन्यास क्या है? परिवर्तित है या फिर विपरीत है। ज़्यादा सही कहें तो ये विपरीत है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक अल्फा एनोमर है, अर्थात यह अल्फा ग्लूकोज है। और इससे कहीं अधिक सही नाम ये होगा कि हम इसे अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइड कहें, क्योंकि ये जो वलय है अभी हमने देखा पैरेन वलय के समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइड है। ऐसे ही हम यदि बीटा ग्लूकोज की संरचना देखें तो जो पहला हाइड्रोक्सिल समूह है जो एल्डिहाइडिक कार्बन था, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइडिक कार्बन की जगह एक हाइड्रोक्सिल समूह आ गया, क्योंकि एक हेमी एसिटेट संरचना का निर्माण कर लेता है, और हेमी एसिटेट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब चूंकि वह समय वो बाईं ओर है, अर्थात हमने जो पहला कार्बन का समय वो ऊपर की ओर लिखा है हार्वर्ड के अंदर। ऐसे ही बाकी जो व्यवस्था है वो समान है अल्फा ग्लूकोज के, खाली जो पहला कार्बन परमाणु है उसमें अंतर है। और हम देखें कि यहाँ पर जो अंतिम कार्बन है CH2OH वाला जो कार्बन है और पहले कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह है उनका विन्यास क्या है? समान है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह बीटा एनोमर है, और ज्यादा सही नाम इसका होगा बीटा ग्लूकोपाइरेनोसाइड। अब हम आगे फ्रक्टोज के लिए देखते हैं कि उसका नामकरण कैसे। अब हम आगे फ्रक्टोज के लिए देखेंगे कि उसे फिशर संरचना से कैसे हार्वर्ड संरचना में परिवर्तित किया जाता है। तो अब हम यदि फ्रक्टोज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो वलय संरचना होती है जो कि फिशर के रूप में दिखाई जाती है वह इस प्रकार से दिखाई जाती है, और हार्वर्ड संरचना में कुछ इस प्रकार से, क्योंकि फ्यूरेन वलय से समानता दिखाती है। तो ये जो वलय है फ्यूरेन वलय है, और इसी में अपन हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो परमाणु हैं उनको व्यवस्थित किया है या फिर विन्यासित किया है। कि अपन देखते हैं कि जो दूसरा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो दाईं ओर है, यानी कि है हार्वर्ड संरचना में नीचे की ओर रहेगा, अर्थात हमने जो दूसरा कार्बन है उससे जो संबंधित हाइड्रोक्सिल समूह है वो नीचे की ओर रखा है, यानी कि तल के नीचे की ओर है। इसके बाद में देखें कि जो पहला कार्बन है वो दूसरे कार्बन से लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर है, अर्थात यह हार्वर्ड संरचना में ऊपर की ओर रहेगा, इसलिए हमने इसको ऊपर की ओर रखा है। ऐसे ही तीसरे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो बाईं ओर है, इसलिए हमने हार्वर्ड संरचना में तीसरे कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह उसको ऊपर की ओर रखा है, जबकि हाइड्रोजन को नीचे की ओर रखा गया है, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह तल के ऊपर विन्यासित है जबकि हाइड्रोजन है वो तल के नीचे की ओर विन्यासित है। यदि अपन चौथे कार्बन पर देखें तो जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो दाईं ओर है, अर्थात हार्वर्ड संरचना में ये नीचे की ओर आएगा। और पांचवें कार्बन पर यदि CH2OH की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से विन्यासित होंगे। यदि अपन यहाँ पर देखें कि जो अंतिम कार्बन है यानी जो चौथा कार्बन है अर्थात CH2OH और जो कार्बन है और पहले कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह है वो विपरीत विन्यासित है, अर्थात हम इसे अल्फा एनोमर कहते हैं। इसके बाद यदि अपन बीटा फ्रक्टोज की बात करें तो हम देखते हैं कि दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर है, इसलिए अपन ने हार्वर्ड संरचना में इसे बाईं ओर रखा है, जबकि CH2OH को नीचे की ओर यानी कि से नीचे की ओर रखा है, अर्थात यह फिशर संरचना में दाईं ओर व्यवस्थित है। इसी प्रकार से और सारा विन्यास अल्फा फ्रक्टोज के समान ही रहता है। अब हम जो अल्फा फ्रक्टोज है उसे अपन अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज कहते हैं। जो अल्फा फ्रक्टोज है उसे हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं, क्योंकि यह जो रूप है ये डी रूप है और ये जो वलय फ्यूरेन वलय रहता है हम इसे नामकरण देते समय अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं, और जो बीटा फ्रक्टोज है उसे बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज कहते हैं। अब हम कुछ और एल्डोएक्सोज लेते हैं और उनकी संरचना का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आपकी दोनों संरचनाएं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर बनाई गई है उस पर चिंतन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि
ये जो दोनों संरचनाएं हैं वो किसकी है और इसका ग्लूकोज के साथ में क्या संबंध है। तो जब हम इस पहली संरचना को देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरा कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल समूह वो दाईं ओर है, अर्थात पहले संरचना में यह नीचे की ओर विन्यासित होगा, अर्थात ये तरह से नीचे की ओर होगा। ऐसे तीसरा और चौथे कार्बन परमाणु पर जो हाइड्रोक्सिल समूह व्यवस्थित है वो दाईं ओर, अर्थात यहाँ पर यह ऊपर की ओर होगी, अर्थात हार्वर्ड संरचना में यह ऊपर की ओर होंगे, जैसा कि आपको पहले संरचना में दिख रहा है। यदि मैं अंतिम या 5 कार्बन परमाणु की बात करूं, यदि 5 कार्बन परमाणु की बात की जाए, हालांकि यह तो यहाँ पर फिर साधारणतः फिशर संरचना में दिखाया गया है, लेकिन वोलर संरचना में यह केवल ऑक्सीजन के साथ में बंधित रहेगा, तो यह ऑक्सीजन के साथ में बंधित ही रहा, और जो इसके साथ में CH2OH समूह जुड़ा हुआ है वो ऊपर की ओर है और जो हाइड्रोजन समूह वो नीचे की ओर है। तो इस प्रकार से इसके अपन ने क्या फिशर से हार्वर्ड संरचना बनाई। उसके बाद में यदि अपन दूसरी संरचना की बात करें तो हम देखते हैं कि जो दूसरा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है वो बाईं ओर व्यवस्थित है, अर्थात हार्वर्ड संरचना में ऊपर के विन्यासित होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो तीसरा कार्बन परमाणु से संबंधित है हाइड्रोक्सिल समूह है वो बाईं ओर विन्यासित है, तो हार्वर्ड संरचना में भी यह बाईं ओर विन्यासित होगा। ऐसे ही चौथा और पांचवा हाइड्रोक्सिल समूह है दाईं ओर है, तो हालांकि पांचवा तो वोलर संरचना में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, हालांकि पांचवा कार्बन तो वोलर संरचना में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन चौथा कार्बन से संबंधित हाइड्रोक्सिल समूह है वो दाईं ओर है, अर्थात ये हार्वर्ड संरचना में नीचे की ओर होगा। उम्मीद है आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया होगा। यदि किसी बच्चे को नहीं मालूम तो कि ये किसकी संरचनाएं हैं, तो जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो पहली संरचना है वो गैलेक्टोज की है और जो दूसरी संरचना है वो मैनोज की है। और यदि अपन गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो ये आपस में एपिमर है और वो भी C4 एपिमर है, और मैनोज की बात करें और ग्लूकोज की बात करें तो यह भी आपस में एपिमर है और यह दोनों C2 एपिमर है, अर्थात यहाँ पर दूसरे कार्बन पर जो विन्यास है वो ग्लूकोज और मैनोज में विपरीत है, और जो गैलेक्टोज है उसमें जो चौथा कार्बन परमाणु है उसका विन्यास विपरीत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने आज यह सीखा कि जो फिशर संरचना है उसको हार्वर्ड संरचना में कैसे परिवर्तित किया जाता है। आगे आने वाले व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि जो मोनोसैकेराइड है उसके व्युत्पन्न क्या क्या है। तो